हाँ जी स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम गुप्ता एंड गुप्ता के जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग चैप्टर के 91st क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 91st क्वेश्चन क्या है? द अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट ऑफ अ सॉइल इज। ओके, डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, डेल्टा एच इज इक्वल टू सी सी एच अपॉन 1 + ई नॉट लॉग ऑफ सिग्मा फाइनल अपॉन सिग्मा इनिशियल। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉयड रेशियो रॉन्ग है। बॉयड रेशियो के तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट कंप्रेशन इंडेक्स। ओके, हाँ, डेल्टा एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीसी। जितना सीसी ज्यादा होएगा उतना डेल्टा एच ज्यादा होएगा। सेकंड इज अ करेक्ट। थर्ड ऑप्शन क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, रॉन्ग। एंड फोर्थ इज नन ऑफ द। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। 92nd क्वेश्चन क्या है? अ नॉर्मल कंसोलिडेटेड क्ले settles 10 mm when effective stress was increased from 100 to 200। क्या बोल रहे हैं कि किसी सॉइल की इफेक्टिव स्ट्रेस 100 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर से हमने 200 कर दी, तो उसकी वजह से जो सेटलमेंट हुई है वो 10 mm हुई है। ठीक है। इफ इफेक्टिव स्ट्रेस इज फर्दर इंक्रीज्ड फ्रॉम 200 to 400 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, देन द सेटलमेंट ऑफ द सेम क्ले इज। ओके, देखो, हमारे पास ये वाला फॉर्मूला होता है। देखो, डेल्टा एच इज इक्वल टू सी सी एच 1 + ई नॉट, दिस वन। ठीक है। इसमें देखो, सॉइल सेम है तो सी सी सेम रहेगा, एच वैल्यू सेम है, डेप्थ ऑफ 1 + ई नॉट सेम रहेगा। ठीक है। ओनली डिपेंड अपॉन द रेशियो ऑफ फाइनल अपॉन इनिशियल। ठीक है। तो देखो क्या है कि पहले डेल्टा एच वन कितनी थी? 10 mm। इस सारे को मैं कांस्टेंट लिख लूं, कुछ के से लिख लूं, दिस इज अ के। लॉग ऑफ सिग्मा फाइनल क्या है? सिग्मा फाइनल यहाँ पे 200 थी, इनिशियल क्या थी? 100। तो लॉग ऑफ 2 आ गया जी। दिस इज इक्वल टू के लॉग ऑफ 2। अब इस केस में देखिए, हम डेल्टा एच निकालनी है, दैट इज के सी सी एज, वो ये वैल्यू तो सेम है, इसको तो के लिख लूं मैं, के लॉग ऑफ 400 अपॉन 200, क्योंकि अब स्ट्रेस हमने 200 से 400 कर दी है, तो लॉग ऑफ 2। तो सेम वैल्यू ही आ गई ना ये वाली, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी? 10 mm। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर्स ग्रेन सॉइल्स आर वेस्ट कंपैक्टेड बाय वाइब्रेशन। ठीक है। कोर्स ग्रेन को हम रोलर से या हम हैमर से कितना भी कंपैक्ट कर ले, वो कंपैक्शन उसकी होती नहीं है। ठीक है। उसकी कंपैक्शन वाइब्रेटरी टेक्निक से ही होती है। ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 94th क्वेश्चन देखो क्या है? विद इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ कंपैक्शन एनर्जी। ओके, ओएमसी और एमडीडी में देखना है हमने। हमारा ग्राफ होता है ऐसा। ठीक है। इधर वाटर कंटेंट है, इधर ड्राई डेंसिटी है। ठीक है। मान लो पहले आपका ये ग्राफ बना था। ठीक है। यहाँ पे आपका ओएमसी आया था, यहाँ पे आपकी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एमडीडी आई थी। अगर हम कंपैक्शन एफर्ट बढ़ा दें, कंपैक्शन एफर्ट बढ़ाने मतलब, जैसे मान लो पहले आप 2.5 kg हैमर से कंपैक्ट कर रहे थे, अब हम 4.5 kg हैमर से कंपैक्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो कंपैक्शन एफर्ट बढ़ा दिया हमने। ठीक है। कंपैक्शन एफर्ट बढ़ाने से ये ग्राफ ऐसा शिफ्ट हो जाता है। ठीक है। यहाँ इसका ओएमसी यहाँ पे आएगा, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी यहाँ पे आएगी। मतलब हम कम वाटर कंटेंट पे मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव कर सकते हैं। इसका मतलब ओएमसी रिड्यूस हो जाएगा और ड्राई डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो कौन सी ऑप्शन बनती है? देखो, ऑप्टिमम वाटर कंटेंट इंक्रीज, नो, वाटर कंटेंट डिक्रीज होएगा। ऑप्टिमम वाटर कंटेंट विल डिक्रीज, ऑप्टिमम वाटर कंटेंट डिक्रीज, ओके,
but maximum dry density increase. B option is the correct option. Both optimum water content and maximum dry density increase. No, both no decrease. So option B is the correct option. 95th क्वेश्चन क्या है? The maximum dry density up to which any soil can be compacted depends upon. ठीक है, किस पे डिपेंड करती है? मॉइस्चर कंटेंट पे? नो, अकेले मॉइस्चर कंटेंट पे तो नहीं करती ना, ओनली वर्ड आ गया यहाँ पे। नो, अब बोथ मॉइस्चर कंटेंट एंड कंपैक्शन एफर्ट दोनों पे ही डिपेंड करती है। देखो, ठीक है, आपने एमडीडी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव करनी है, कंपैक्शन एफर्ट से भी इसकी वेरिएशन है। ज्यादा कंपैक्टिंग एफर्ट कर देंगे तो ज्यादा मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव कर देंगे। ठीक है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे भी करती है। ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट पे, कम मॉइस्चर कंटेंट पे देखो, यहाँ पे अगर मॉइस्चर कंटेंट कम था तो ड्राई डेंसिटी कम थी, जैसे जैसे बढ़ रहा है तो ड्राई डेंसिटी बढ़ रही है अप टू दिस पॉइंट। ठीक है, इसके बाद कम होनी स्टार्ट होगी, मतलब इस पे भी डिपेंड करती है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 96 रिलेशनशिप बिटवीन ड्राई डेंसिटी, परसेंटेज वॉइड, वाटर कंटेंट, ये तो ध्यान में रखने वाला है, फॉर्मूला है डायरेक्ट। ऑप्शन सी इसका है। ड्राई डेंसिटी, परसेंटेज एयर वॉइड्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाटर कंटेंट। ठीक है, और जो वाटर का यूनिट वेट, इसमें जो रिलेशन होता है इसको तो आपने ध्यान में ही रखने वाला है, ये इसका फॉर्मूला होता है। 97 फॉर वेटर स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी द फाइन ग्रेन्ड सॉइल एंड कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स आर कंपैक्टेड रिस्पेक्टिवली। ओके, देखो ये हमारा ग्राफ है बिटवीन वाटर कंटेंट एंड ड्राई डेंसिटी। यहाँ पे ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट आ गया, इस पे जो ये मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी आ गई है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो कोइजन लेस सॉइल्स होती है उसको हम, जो पहले तो ड्राई साइड ऑप्टिमम और वेट साइड ऑप्टिमम का मीनिंग क्या है? ठीक है, अगर वाटर कंटेंट ऑप्टिमम से कम है तो इसको हम ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम बोलते हैं। अगर वाटर कंटेंट ओएमसी से ज्यादा है तो इसको वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम बोलते हैं। ठीक है, जो कोइजनलेस सॉइल्स होती है, सैंडी सॉइल्स होगी, है ना, तो उसको हम क्या करते हैं? ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम करते हैं। ठीक है, कोइजनलेस सॉइल को ड्राई साइड ऑप्टिमम, और जो हमारी क्ले होगी, कोहेसिव सॉइल्स होगी, उसको हम वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम करते हैं। तो इसमें पहले क्या बोला गया है? ग्रेन सॉइल एंड कोर्स ग्रेन सॉइल्स। फाइन ग्रेन सॉइल, फाइन ग्रेन सॉइल मतलब कोहेसिव सॉइल्स, कोर्स ग्रेन सॉइल्स मतलब कोहेजनलेस सॉइल्स। ठीक है, तो पहली वेट साइड ऑप्टिमम, सेकेंड ड्राई साइड ऑफ द ऑप्टिमम, वेट साइड ड्राई साइड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट 98th क्वेश्चन। 98th क्वेश्चन क्या है? इफेक्टिव कोहेजन ऑफ अ सॉइल। अच्छा, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहां पे देखो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला है इन्होंने। इफेक्टिव कोहेजन ऑफ द सॉइल कैन नेवर हैव अ नेगेटिव वैल्यू। एक बार हम आगे वाली ऑप्शन देखते हैं। इफेक्टिव एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फॉर अ कोर्स ग्रेन्ड सॉइल इज रेयरली, ये तो सही है भाई। ठीक है, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल का फाई ऑलमोस्ट हर केसेस में 30 डिग्री से ज्यादा होता है। ठीक है, इफेक्टिव एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फॉर अ सॉइल इंक्रीज एज स्टेट ऑफ कंपैक्टनेस इंक्रीजेस। सही है, जैसे हम कंपैक्ट सॉइल को ज्यादा कंपैक्ट करते हैं तो इसके पार्टिकल एक दूसरे में ज्यादा अच्छा बॉन्ड बनाते हैं, ज्यादा अच्छा बॉन्ड बनाते हैं तो फाई की वैल्यू इंक्रीज होती है। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, तो इफेक्टिव एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इज अ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन ऑफ मिनरलोजिकल एंड क्ले साइज कंटेंट। हाँ, डिपेंड करता है, पार्टिकल साइज पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। अब इस ऑप्शन के बारे में देखते हैं। जनरली क्वेश्चन की वैल्यू पॉजिटिव ही होती है। ठीक है, बट रेयर केसेस में इसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, जैसे कैपलरी राइज हो, यहाँ पे कैपलरी राइज हो। ठीक है, यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर बेसिकली नेगेटिव हो। जिस जगह पे पोर वाटर प्रेशर नेगेटिव है
वहां पे क्वेश्चन की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, तो ये ऑलवेज करेक्ट नहीं है, इसका मतलब दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए इज द आंसर ऑफ 98th क्वेश्चन। 99th क्वेश्चन क्या है? फॉर अ लूस एंड सैंपल एंड डेंस सैंड सैंपल कंसोलिडेटेड टू सेम इफेक्टिव स्ट्रेस। ओके, एक लूज सॉइल का सैंपल है, एक डेंस सैंड का सैंपल है, दोनों को सेम कंसोलिडेशन, ठीक है, किया है। मतलब बेसिकली दोनों को कंसोलिडेटेड किया है सेम इफेक्टिव स्ट्रेस से। तो उसकी अल्टीमेट और पीक स्ट्रेंथ में देखना है हमें क्या डिफरेंस आता है। देखो इसकी मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से बताता हूँ आपको। ठीक है, ये डेंस सॉइल का अगर मैं स्ट्रेन वर्सेस शियर स्ट्रेस टॉ टॉ वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ बनाऊं, ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा चलता है। ठीक है, अगर मैं मीडियम सैंड का बनाऊं, मीडियम सैंड का कुछ ऐसा चलता है। अगर मैं लूज सैंड का बनाऊं, ऐसा। अब तीनों की जो अल्टीमेट अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो तो ऑलमोस्ट सेम है। इसकी यहाँ पे है, इसकी यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम है अल्टीमेट तो। बट जो डेंस सैंड है इसकी पीक स्ट्रेंथ है जो, वो ज्यादा आती है। ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज सेम ऑल्सो, पीक स्ट्रेंथ इज सेम नो, अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज डिफरेंट नो, अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज सेम बट पीक स्ट्रेंथ ऑफ dense sand is greater than that of a loose sand. C option is the correct option. 100th क्वेश्चन क्या है? द shear strength of soil, ओके, क्या होता है? टॉ इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा वाट tan फाइव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ द सॉइल। एक बार इसको हम पॉज करते हैं, आगे देखते हैं आगे की ऑप्शंस। इज इनवर्सली इनवर्सली तो नहीं है। डिक्रीज विद इंक्रीज इन नॉर्मल स्ट्रेस नो, नॉर्मल स्ट्रेस तो बढ़ने से तो टॉ बढ़ती है। डिक्रीज विद डिक्रीज इन, ये सही है। इसको हमने पॉज क्यों रखा था? देखो, टॉ tan ऑफ फाइव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन्होंने यहाँ पे tan नहीं बोला, अगर ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं होती तो मैं ए ऑप्शन को करेक्ट बोलता। अगर अब ए से ज्यादा डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। आपको लगेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, इंटरनल फ्रिक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, बट उसके tan के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बात को ध्यान में रखना है। अगर डी ऑप्शन जहां पे ना होती तो ए ऑप्शन करेक्ट होती। ठीक है, अब डी है तो डी ऑप्शन को ज्यादा करेक्ट है, तो हम डी को करेक्ट मानेंगे। 101 क्वेश्चन, इन ए कंसोलिडेटेड ड्रेन्ड टेस्ट, कौन सा टेस्ट है? कंसोलिडेटेड ड्रेन्ड, थ्री टेस्ट। थ्री टेस्ट में क्या होता है? जो पहले सेल प्रेशर लगता है उसके दौरान भी हम इसको कंसोलिडेटेड होने देते हैं, मतलब पानी को बाहर निकलने देते हैं। और जब हम डेविएटर स्ट्रेस लगाते हैं उसके दौरान भी हम इसको ड्रेन्ड होने देते हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली है, अगर दोनों ड्रेनेज कंडीशन है तो पानी बाहर जाएगा, पानी बाहर जाएगा तो वॉल्यूम क्या होएगा? डिक्रीज होएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम विल डिक्रीज, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगर अनड्रेन्ड होता, पानी बाहर नहीं आया, तो क्या होएगा? वॉल्यूम चेंज नहीं होता। कैंपटन पोर वाटर प्रेशर सैचुरेटेड सॉइल का बी, कैंपटन पोर वाटर प्रेशर बी, बी की वैल्यू 0 से लेके 1 तक वेरी करती है। ड्राई सॉइल के लिए इसकी वैल्यू 0 होती है, फुली सैचुरेटेड सॉइल के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है, पार्शली सैचुरेटेड सॉइल के लिए इसकी वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन लाई करती है। तो इन्होंने क्या बोला है? सैचुरेटेड सॉइल, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। 103 क्वेश्चन,
shear strength of a soil is unique function of tau is equal to c plus sigma bar tan phi. तो इफेक्टिव स्ट्रेस का यूनिक फंक्शन है जी, ठीक है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस ओनली, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 104 क्वेश्चन, in a deposit of normal consolidated clay, effective stress increases with depth, but water content of soil and undrained strength decrease with the depth। पहले तो एक बात ये ध्यान में रखना, अनड्रेन्ड स्ट्रेंथ ये किसको बोल रहे हैं, ये शियर स्ट्रेंथ को बोल रहे हैं, टॉ पे। टॉ इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा बार tan phi। जैसे इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ेगी तो टॉ बढ़ेगी, दोनों में सेम टाइप की वेरिएशन होएगी। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज विद द डेप्थ, ठीक है, और स्ट्रेंथ को डिक्रीज बोल रहे हैं, तो ऑप्शन इज रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट, इफेक्टिव स्ट्रेस एंड वाटर कंटेंट इंक्रीज बट अनड्रेन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज। इसमें भी देखो इफेक्टिव स्ट्रेस को इंक्रीज कर रहे हैं और अनड्रेन्ड स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर रहे हैं, तो ये भी रॉन्ग है। इफेक्टिव स्ट्रेस एंड अनड्रेन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, सही है यहां तक, विद द डेप्थ बट वाटर कंटेंट डिक्रीज विद द डेप्थ, ठीक है, सही है ये ऑप्शन सी। इफेक्टिव स्ट्रेस एंड वाटर कंटेंट एंड अनड्रेन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज विद द डेप्थ, नो। जैसे डेप्थ बढ़ेगी तो इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ेगी ही। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, जैसे टोटल स्ट्रेस निकालते हैं गामा इंटू एच, जितनी एच की वैल्यू बढ़ेगी टोटल स्ट्रेस बढ़ेगी, तो इफेक्टिव स्ट्रेस टोटल स्ट्रेस माइनस कोर वाटर प्रेशर होता है, तो ऑटोमेटिकली क्या है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस भी बढ़ेगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 105th क्वेश्चन, इफेक्टिव एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इंक्रीज एज साइज ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस, फाई की बात कर रहे हैं, increase as the soil gradation improves। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोल रहे हैं, देखो पहले मेरे को पहली स्टेटमेंट भी सही लग रही है, जैसे जैसे पार्टिकल साइज बढ़ता है, जैसे अगर क्ले है, क्ले का पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है, उसके लिए फाई की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। सैंडी सॉइल के लिए फाई की वैल्यू एग्जिस्ट करती है जैसे पार्टिकल साइज बढ़ता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। इंक्रीज एज द सॉइल ग्रेडेशन इंप्रूव्स, हाँ, वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए वो ज्यादा कंपैक्टेड स्ट्रक्चर होएगी तो उसका फाई ज्यादा होएगा। इज लिमिटेड टू मैक्सिमम वैल्यू 45 डिग्री, नो, इट्स रॉन्ग। इज रेयरली मोर देन 30 डिग्री फॉर फाइन ग्रेन सॉइल, हाँ, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए 30 डिग्री से ज्यादा नहीं होता ये, बट कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए ये 30 से ज्यादा होता है, इवन 45 से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन ये तो सही है, ठीक है, तो सी रॉन्ग है, इनकरेक्ट पूछा है, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होएगा, सी, ठीक है। 106, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट इज, ये यूसीएस टेस्ट की बात कर रहे हैं। यूसीएस टेस्ट, यूसीएस अनड्रेन्ड टेस्ट होता है, यूसीएस अनड्रेन्ड टेस्ट होता है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। 107, a cylindrical specimen of saturated soil failed under an axial vertical stress of 100 kilonewton per meter square when it was laterally unconfined, okay, ठीक है। लेटरली अनकन्फाइंड है, अनकन्फाइंड है मतलब यूसीएस टेस्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो यूसीएस टेस्ट के ये बोल रहे हैं कि ये हमारा सॉइल सैंपल है, इसको कन्फाइनमेंट नहीं किया पहले, डायरेक्ट वर्टिकल स्ट्रेसेस लगाना स्टार्ट कर दिया, 100 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर पे जाके ये फेल हो गया, ठीक है। तो इसका मोर सर्कल ऐसे बन गया, ये वैल्यू क्या होगी, क्यू यू, इसको क्यू यू बोलते हैं हम, क्यू यू की वैल्यू 100 दी हुई है, ठीक है। कहते फेलियर प्लेन वाज इंक्लाइंड टू हॉरिजॉन्टल प्लेन एट 45 डिग्री, थीटा सी दिया हुआ है, थीटा सी कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री, ठीक है। तो आपने क्या है, कोलिजन और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है। पहले तो देखो कोलिजन की बात करें, ठीक है, पहले तो मैं थीटा सी की बात करूं, थीटा सी फेलियर प्लेन क्या होता है, 45 प्लस 5/2, ये आपको 45 दे दिया थीटा सी, तो 45 माइनस 45 0, मतलब 5 की वैल्यू क्या होगी, 0।
वैसे भी हमें पता है यूसीएस में, ठीक है, यूसीएस क्ले के लिए यूज होता है, तो इसमें जो हमारा फेलियर एनवेलप बनता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। तो फाइव की वैल्यू तो जीरो होगी, ठीक है। ये वैल्यू किसकी होगी? सी की, कोहेजन की। कोहेजन इसके सर्कल के रेडियस के बराबर है, इसका डायमीटर 100 दिया हुआ है, तो रेडियस क्या होएगा? क्यू यू बाई टू, दैट विल बी 100 डिवाइड बाई टू, 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और आंसर न्यूटन में दिया हुआ है, देखो, ठीक है। पहले तो फाइव की वैल्यू जीरो है, तो पहली ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन तो कैंसिल ही होगी, ठीक है। तो अब देखो हमने क्या निकालना है, हमारा जो सी आया है 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आया है, हमने इसको न्यूटन में करना है। 50 इंटू 1000 इतना न्यूटन, मीटर स्क्वायर 10⁻⁶, कैंसिल करके क्या आ गया? 0.05 न्यूटन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, 107 का। अब 108 की बात करें, ठीक है। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट ऑन अ, देखो अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट है यूसीएस, यूसीएस अनड्रेन्ड टेस्ट होता है, हमने पहले बात की है। अनड्रेन्ड टेस्ट है तो पानी को बाहर नहीं निकलने दिया, इसका मतलब वॉल्यूम तो चेंज होएगा ही नहीं, ठीक है। लेंथ होएगी, क्योंकि ये वाला सैंपल है, जब हम यहाँ से स्ट्रेस लगानी वर्टिकल लोड लगाना स्टार्ट किया तो इट विल फेल, ठीक है। लेंथ चेंज होएगी, वॉल्यूम नहीं होएगा। तो अब एरिया क्या होता है? वॉल्यूम अपॉन लेंथ, तो वॉल्यूम तो सेम रहा, लेंथ डिक्रीज होगी, कितनी होगी? एल माइनस डेल्टा एल, ठीक है। ये सॉइल सैंपल था, इसकी लेंथ एल सी, जब इस पे लोड लगा तो इसकी लेंथ डेल्टा एल चेंज होगी, तो अब लेंथ कितनी रहेगी? एल माइनस डेल्टा एल। हमें पता है एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है, एरिया तो बढ़ जाएगा, आपको मालूम है ना, ये हमारा सैंपल है, ठीक है। हमने लोड लगाना स्टार्ट किया, जब लोड लगाना स्टार्ट किया, ठीक है, तो ये ऐसा फील होएगा कुछ, इसका एरिया बढ़ जाएगा, लेंथ कम हो जाएगी। लेंथ कितनी हो जाएगी? मान लो एल माइनस डेल्टा एल होगी, तो एरिया कितना हुआ? वॉल्यूम तो सेम रहा, वॉल्यूम अपॉन अब की लेंथ कब होगा? तो इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 109, एंगल ऑफ कूलम्स फेलियर इन वेल्व मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम फाइव बोलते हैं। ये देखिए, ये फेल, ये कोई हमारा मोर सर्कल है, ये आपका फेलियर इन वेल्व है, तो जो ये एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये फाइव एंगल होता है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, दैट इज अ बी। 110th क्वेश्चन, इन ए ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट सॉइल स्पेसिमेन द इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, ये हमारी मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, ये माइनर है। इसमें क्या होता है, इंटरमीडिएट और जो माइनर होती है ये सेम ही होती है, ठीक है, क्योंकि लोड तो इस डायरेक्शन में लगा ना, बाकी तो सारे पासे कन्फाइनिंग प्रेशर ही लगा। पहले तो हमने ऑल अराउंड कन्फाइनिंग प्रेशर लगा दिया, ये हमारी थर्ड डायरेक्शन है, ये वाली आउट फ्रॉम द प्लेट, ठीक है। तो इसमें भी सिग्मा 3 लगाया, इसमें भी सिग्मा 3 लगाया, इसमें भी सिग्मा 3 लगाया, जहाँ पे हमने बाद में डेविएटर लगा दिया, एक ही डायरेक्शन में लगाइए डेविएटर, सिग्मा 1 बन गया, तो ये हमारा मेजर हो गया, ये सिग्मा 3 दो माइनर्स हो गए, तो हमारा जो इंटरमीडिएट है वो माइनर के इक्वल ही होएगी, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आई होप अच्छा लगा होगा आपको, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज लाइक द वीडियो, ठीक है, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।